So what is the condition of rainbow formation? ठीक है, ड्रॉ डायग्राम फॉर रेनबो फॉर्मेशन. So when it is raining या just after raining, and sun rays are also there, and observer faces in such a manner, stands in such a manner that sun is behind him. बस सीधी सी बात, रेन तो हर तरफ हो रहा है, बारिश तो सभी तरफ होगी. तो ऑब्जर्वर स्टैंड्स इन सच अ मैनर, क्योंकि जब रेनिंग होगी उस समय सन नहीं होगा. अब हमेशा जैसे ही कभी एकदम रेनिंग बंद हुई तो सनलाइट आ जाती है, वो एक समय होता है रेनिंग का. सो इन सच अ मैनर दैट सन इज बिहाइंड हिम. सन इज, सर रेनबो हमेशा सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है ना, मतलब हमारे सामने बनेगा, हमारे पीछे सन हो और हम इफ वी आर फेसिंग इन सच अ मैनर दैट सन इज बिहाइंड अस, तो तुम्हें रेनबो दिख जाए. समझ में आई बात? जैसे ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर ये खड़ा है और यहाँ पर मान लें सन है, तो सन पीछे है और इससे जो यहाँ पर मान लीजिए क्लाउड है और ये रेन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर उसे रेनबो फॉर्मेशन मिल जाएगा. समझ में आ गई बात? सो इफ ऑब्जर्वर इज standing in such a manner that sun is behind it, then he can witness rainbow formation. वो उसका गवाह बन सकता है. अब कह रहा है इसकी मीट्री डायग्राम बनाओ, तो इसकी मीट्री डायग्राम में सर एक बूंद बना दो और सर एक व्हाइट लाइट लेके आओ अंदर, सर उसका रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन एक साथ कर दो और फिर रिफ्लेक्शन कर दो, फिर वापस रिफ्लेक्शन कर दो. ठीक है, ऐसा नहीं, पहले पीआईआर. तो सबसे पहले ये सन रेज है, सन रेज, तो सबसे पहले इसका डिस्पर्सन होगा और सन रेज आ गई. सर मेरे भी डाउट्स लिख लो ना. आप तो अभी आई हो. सर वो पेपर में आ गई, आ लो. तो ज्यादा रेस कौन सी बेंड होगी, पर्पल या वॉयलेट, और फिर कम कौन सी बेंड होगी, रेड. हम गलती क्या करते हैं कि इसकी ओरिजिनल ध्यान नहीं देते कि वास्तव में जा कहाँ रहा है. अब कुछ लोग वहीं रेड बना देंगे, ये नहीं करना है, उससे बेंड अवश्य करना है, लेकिन रेड को थोड़ा बेंड करना है और इसको ज्यादा बेंड करना है. एक काम करिए सर, ये सनलाइट इधर से कैसे आएगी? ये भी तो सोचो. सनलाइट इधर से आ रही, पीछे से. ये हम यहाँ खड़े हैं. हाँ तो हम यहाँ खड़े हैं, सर नीचे थोड़ी ना जमीन पे. हाँ तो वो होराइजन में अभी सुबह फिगर नहीं बनाया है. वो मतलब सुबह सुबह बारिश हुई. कभी भी बारिश हो, पीछे से आ रही कैसे सनलाइट. तो अब यहाँ देखो, तो सन से आई, ये पीछे सन है, कहीं से आ रही होगी. तो अब इसमें क्या होगा सर? रिफ्लेक्शन. ये तो हो गया डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन.
नहीं और ये रिफ्लेक्शन। है, हाँ ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो ऐसे होगा, और फिर सर ऐसे कैसे होगा? ऐसे ही होता है। सर रेड हमेशा ऊपर होगी। बुक में देखो, सर बुक में देखना। बुक में होगी चीज है। सर बुक में ऊपर है। ये एक में सिंगल में यही कर करो, सर हो बुक में दिया है कुछ, वही बना लो। सर यही होगा। ऐसे ही बना दिया। सर ब्लू नीचे कर दिया ना, कर दो आप। सर ब्लू नीचे ही होता तो है, वही तो हाँ? ब्लू नीचे ही होता सर है। क्योंकि ठीक है। रेड कम रिफ्लेक्ट होती है। रेनबो और ये रेड आगे रेड आगे बनाओ, और फिर उसके बाद यहाँ से जो रेनबो फॉर्मेशन होगा इसकी आइस में आ जाएगा। अच्छा, जब ये निकलेगी तो अवे हो जाएगी, और फिर यहाँ से ये सभी रेज इसकी आँख में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर है 1 पॉइंट पे, और 2 पॉइंट पर, और 3 पॉइंट पे। सर पहले पे डिस्पर्जन, सेकंड पे इंटरनल रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड पे So रिफ्रैक्शन। it consists of 3 phenomena, सर पहले ये लिख। ठीक है। It consists of 3 phenomena. First is dispersion, second is second place पे TIR है, TIR, और थर्ड में क्या है? रिफ्रैक्शन। That is refraction. So ये जो it is a natural phenomena, beautiful phenomena made by the various effects of light. इसी वजह से तो बनता है, यही आपको बना, रेनबो में इससे ज़्यादा नहीं है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 40 एंगल से 42.5 डिग्री एंगल तक प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन होता, सर इसका हाँ सर प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? रेनबो सर एक 2 रेनबो फॉर्म होते हैं। formation is at 40 degree to 42.5 degree angle, ऐसा होता है। यानी जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं अर्थ पर, तो यहाँ जो रेनबो पहला बनेगा उसमें सबसे नीचे में ब्लू होगा, ब्लू या वॉयलेट, वॉयलेट, और ऊपर क्या होगा? रेड। तो इसको जो रेनबो दिखेगा, यानी यहाँ पे जो सबसे लोअर है, तो वो अपनी नज़र जब होराइजन से उठाएगा 42 पे, तो उसे वॉयलेट दिख जाएगा। ये वॉयलेट दिख गया, ओरिजिन से कितना उठाना पड़ेगा? 42 40 डिग्री पर, और अंतिम कहाँ होगा? 42 पे। यानी 42 पे। ये समझो पूरा है, एंड ही इज विटनेसिंग लाइक दिस। ये अर्थ है, और अर्थ में उसे सेमी सर्कुलर रेनबो मिलता हुआ दिखेगा, हाँ तो वो आँख उठाएगा तो दैट विल बी फॉर्म्ड इन द आईज। किस, और ये अर्थ पर खड़ा है, तो ये रेनबो फॉर्मेशन कितने एंगल से कितने एंगल पर बन रहा है? 40 से 40, सही जरूरी। हाँ, इतने एंगल पर होता है। और मतलब अगर सब चीज़ कैलकुलेशन की जाए, और फिर 51 से 54 पर सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन होता है। ये V से R है, और वो R से B है, वर्ब याद रखना। तो ये क्या चीज़ है? सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन है। तो सेकेंडरी रेनबो कितने एंगल पर बनेगा? अगर वो और नज़र उठा ले तो कितने डिग्री पर है? 51 डिग्री पर। फिर और नज़र उठा ले तो इसका अंतिम कहाँ है? That is 54 डिग्री पर। क्या कोई मुझे बता सकता है सेकेंडरी रेनबो में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे अभी थोड़ा सा हिंट गजेंद्र ने दिया था कि सन रेज सर आपने ऊपर से दिखाई हैं, क्या आप प्राइमरी रेनबो दिखाने वाले हो? और यही बता रहे हैं कि सर ये क्या नीचे से भी आ सकती थी? शुरू में आते ही इन्होंने ये बात पकड़ ली थी। तो आप लोग भी बताइए कि सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन में क्या 4 चीज़ें हैं? सर सनरेज ऊपर से आएंगे। ये करेक्ट बता रहे हैं। जैसा कि गजेंद्र ने हम लोगों को बताया कि
अगर मान लीजिए ड्रॉपलेट्स, सर नीचे ऊपर क्या है? ये बहुत अच्छा बताया। देखो व्यक्ति ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि मान लीजिए ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, तो सन रेज अगर आ रही हैं तो सन रेज तो जो पीछे से आ रही है वो पैरेलल ही है, लेकिन नीचे वाली रे में ये ऊपर हुई, और वही अगर ऊपर आएंगे तो फिर धीरे धीरे जब एंगल बढ़ता चला जाएगा तो नीचे हो जाएंगी बॉटम में। बात समझ आएगी नहीं? नीचे वाली रे के ऊपरी सरफेस पर पड़ेंगे और ऊपर वाली रे के निचले सरफेस पर, तभी तो 51 पे आ रहा है। तो ये जो 51 पे एंगल है ये देखो, तो यहाँ से नीचे से आया और नीचे से जो रे आई, तो बताओ कौन ज्यादा बेंड करेगा? सर ये हो जाएगा रेड, और फिर दूसरा सर ज्यादा वॉयलेट बेंड करेगा, फिर यहाँ से एक टर्न यहाँ मारेगा सर। ये रेड को कैसे? और रेड आगे की बहुत अरे ये क्या कर दिया? ये मतलब अंदर कन्वर्जन। हाँ बाहर से हो गया। सर ये बोल्ड अब ये हो गया, सर हो गया, फिर इसी तरीके से रेड में से रेड निकला, निकल गया। और फिर ये रेड भी आया यहाँ पे, Yes. एंड वॉयलेट भी आया। तो इसके अंदर सर दो बार इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, फिर ये इसकी आंखों पे पहुंच गया और ये भी इसकी आंखों पे पहुंच गया। दोनों ग्लू कैसे पड़ते हैं? ऐसा होता है कभी कभी, होता है, लक है किसी का। ये चीज हो गई। तो क्या अब यहाँ पे आप देखोगे कि जिसने इसको विटनेस किया तो वो कितने एंगल पर विटनेस किया? सर उसको रेड नीचे दिखेगी 51 और फिर यहाँ 54। यही तो बता रहा हूँ, वर्ब VRRB लिखाया नहीं हाँ कि दिखाई वर्ब, दैट इज प्राइमरी, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी। 1 डिग्री प्राइमरी होता है, 2 डिग्री सेकेंडरी। ये क्या? कार्बन एटम में नहीं होता प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, वर्ब। बहुत अच्छा। समझ रहा है? हिंट तो है ही है। दो अब प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो हो गया। अब हम लोग आते हैं कि अवर इन्वायरमेंट। नाउ हमारा पर्यावरण हाँ सर टेस्ट पेपर नहीं दिए। हाँ वो मिल रहा है। सर कितने सर? 1 महीने से हमने ज्यादा। बता देना कि दे दो। the depletion of ozone layer is cause of concern. The depletion of ozone layer is concern. तो आंसर दिया गया है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन लेयर acts as screen for ultraviolet rays and filters it. Ozone layer acts as screen for UV radiations and filter it. If we are direct exposed to ozone रेज, अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज के डायरेक्ट एक्सपोज हो गए, Then it causes skin cancer. then सर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है ना। it causes, हाँ, it causes skin cancer हो सकता है। Can burn cornea. हाँ, burn Cornea. cornea, सर बर्न कॉर्निया मतलब आंखों का। आँख में, ठीक है, और म्यूटेशन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, सर मतलब बच्चा और पेट में वो मर skin जाएगा। cancer नहीं वो लूला रंगा पैदा हो जाएगा, that is impaired, is
मतलब सर थोड़ा सा खराब है पहना। अरे वो हैंडीकैप सर, और स्किन कैंसर भी कॉज करता है। हाँ, लिख दिया ना। स्किन कैंसर हो सकता है, ये सारी चीज हो सकती है, ठीक है। सो अवर ये ओजोन लेयर प्रेजेंट at 50 kilometer from surface, that is stratosphere, is depleting डिवाइड due to क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC। ये एक तरीके का कूलेंट है ना। सर ये फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से भी हो रही है। हाँ, कूलेंट वो भी ठंडा ही होता है, सर तो AC इसे भी। कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट फ्लोरोकार्बन fluorocarbon which hinders the reaction taking place at that strata, which hinders द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट दैट प्लेस। That's reaction safe. taking place there। जैसे ये बताया गया कि O2 अगर टूट जाए तो क्या 2O बन जाएगा, और एक O फिर क्या करेगा बताओ, O3 बनेगा। ये रिएक्शन वहां हो रही, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पड़ने से होती है, तो ओजोन बनता है। अल्ट्रावायलेट कंज्यूम हो गई इसमें, हम तक पहुंच ही नहीं पाई, वो वहाँ इंगेज हो गई। जैसे कोई ताकत से चला हो और रास्ते में किसी से भिड़ जाए तो उसकी आधी ताकत तो वहीं क्षीण हो गई। तो यूवी की आधी ताकत क्षीण हो गई, वो विजिबल बन गया, हमने आराम से विजिबल देखा। और लेकिन मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हों तो वो इस रिएक्शन को होने नहीं देते हैं। अगर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हो, क्लोरीन पे फ्लोरीन लग जाए और इसके अलावा क्लोरीन लग जाए कार्बन पे, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर है उसे फ्रीऑन 12 कहते हैं। ये रेफ्रिजरेंट के लिए यूज होती है, जो भी है इन सब में फ्रीऑन 12 सर इनकी वजह से ओजोन, है। इनकी वजह से ओजोन का इसकी लेयर- वजह से जो वहां पर बनी हुई ओजोन की लेयर है वो डिफेक्ट हो वो डिप्लीट हो गई है। ओजोन के होने से ही नई ओजोन बनेगी। अगर ओजोन ही ना हो तो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं उन सब से रिएक्ट करके, जो ओ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल था ना, जैसे ओ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इसको कहते हैं, किसी से रिएक्शन ना करे, अच्छा इलेक्ट्रॉन हो, वैसे तो इसकी हवा दी ओजोन यहाँ बनी कि नहीं, इसको बनने के बाद फिर ओजोन बनाना चाहिए, ऑक्सीजन टूटी तो ये एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देते हैं और वहाँ ओजोन की रिएक्शन चलती रहती है और यूवी रेस कंज्यूम होती जाएगी। तो लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है ये क्लोरीन से रिएक्ट कर देता है, इनसे क्लोरीन निकलेगा फ्री रेडिकल, तो ये उनसे रिएक्ट करेगा और ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और मतलब OCl2 टाइप बना देंगे। तो ये फ्रीऑन 12 वहाँ पर एक फ्रीऑन 1,00,000 मॉलिक्यूल तक को करप्ट कर देता है। और हम लोग सिंपली नली तोड़ी कॉपर की, इसमें हमने देखा है हमारे यहाँ भी, बता रहे आपका ऐसी सही नहीं, ये ट्यूब में ही कहीं क्रैक है, ये ठक से तोड़ी स्यू ऊपर चली, क्या चलेगी? मतलब 2 किलो गैस तो सीधी छोड़। सर क्या और एक फ्रीऑन का पार्टिकल जो उसने छोड़ा, उसने वहां 1,00,000 मॉलिक्यूल ओजोन को खराब कर दिया और वो 2-2 किलो छोड़ रहा है। मतलब पर्यावरण को कितना नुकसान, किसी को ये नहीं कि उसे बचा ले, नहीं, अनपढ़ जो अशिक्षित हैं बस उन्हें शाम की रोटी खानी है। सर लेकिन ये सारे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से आते हैं ना? उन सब में यूज होता है ये रेफ्रिजरेंट। पहले अमोनिया यूज होता था, लेकिन अमोनिया में बदबू आती थी, वो वॉशरूम की जो स्मेल होती वही होती है अमोनिया में, तो लोगों ने अमोनिया कहते नहीं, फ्रिज जब पुराना हो जाता ये एसी तो बदबू आने लगती, वही अमोनिया के लीकेज की वजह से आती थी। फिर लोगों ने फ्रीऑन यूज करना शुरू किया, उससे नहीं आती? उससे इसमें नहीं आएगी, लेकिन वो हानिकारक तो है। अब आगे देखो, सर आप क्या चूज करते हैं? हम नहीं, जो बन के आता है वही लेते हैं। मतलब आपसे बदबू में रह सकते हो? We often use the word environment. So define environment. So environment is physical, chemical and biological condition of any region.
It is It is a place where biotic Physical and abiotic components interacts. interact with हाँ. each other. and biological conditions of any region. बात नहीं करो, यस सर नहीं करो, वो बात उससे करोगे और बाद में कहोगे जायसवाल प्रोसेस में पढ़ते हैं। क्या? हाँ, आप भी तो देख के कहना, क्योंकि it is the region, it is the region where Abiotic. biotic and abiotic components सर वो स्किन कैंसर की बात करता है interact. स्किन कैंसर के बाद वो है बर्न कॉर्निया कॉर्निया बर्निंग नहीं, उससे मत बात करो, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कहते कि हम बुद्धू हैं, हमें कुछ टेंथ नहीं समझ में आता, ये बेकार की बात है। आजकल सब इतने तेज हैं, 98-99% से नीचे तो गाली है, सबको सब समझ में आता है, क्योंकि आप लोग कई जनरेशन आ गए हैं। तो इस तरीके से कोई ये कह दे हमें तो आता नहीं है, खाना में माल न्यूट्रीटेड है, खा नहीं रहे ठीक से, हम समझ नहीं पाते हैं, इस बहानेबाजी वो एक्चुअली उसमें ध्यान नहीं दे रहा है, अदरवाइज ये बताना नहीं चाह रहा है। क्यों तुम सब बता देते हो, वही भी नहीं बता पाता, तो वो बहानेबाजी है। सिर्फ आजकल सब चंट है, सबको सब आता है, लेकिन वही है चालू है। कि उसका ध्यान उधर नहीं है पढ़ाई में, नहीं तो इन सब में क्या है। अभी फ्रीऑन का ऐसे ही आयु की ऐसी नाम बोले फट से बता देगा, लेकिन बताएगा नहीं, बता देगा लेकिन बताएगा नहीं। ये क्या था? ये होता है क्या था, मान लीजिए कि दो अलग अलग चीजें हैं, फूड वेब और फूड चेन। हाँ। तो फूड चेन, वैसे आप बताइए इसका आयुर्वेद नेम। अरे सर बता दिया सर मैं बोलूं अब बोला बता। बता दिया सर तो वो सर ऐसे ही थे, सोमनाथ में 10 सभी बता देंगे, सर, आप वो हिस्ट्री कर 10,000 हिंदू ऐसे कह रहे थे 700 मुगल आए हैं, अब शिव जी इनको मारेंगे, और 10,000 मुगल अपनी पत्नियों के साथ मारेंगे। बड़ी बात है तो आप उसकी वो ताली बजा रहा है, वो बताने जा रही है। हां उसके पूछना आपने सर, ये गलत बात है सर, फीस की बेइज्जती करते हो उसकी नहीं करते। बेइज्जती तो है ही, क्योंकि ये 10 चीज बताती है, सर ये आप ताली क्यों बजा रहे हैं? तो सर वही तो बात बोलिए। मेरे को आप बेइज्जती क्यों कर रहे हो सर? बेइज्जती इसलिए क्योंकि आप बताने जा रहे हैं। सर वो बता दो सर मेरे पास सर उसके बाद आप प्लीज बताइए। आप मुझे कपड़े दिलवा देते हो ना स्पेशल ठीक है बेटा, सर वही बात है सर। आप उसका कैरियर खराब हो रहा है ना, आई एम सॉरी सॉरी हो जाइए, आप बोलिए। बेमत क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, सर, मैं बोलूं इसका? हाँ बोलो। सर 2 फ्लोरो नहीं फ्लोरो हाँ, टू फ्लोरो एक ही तो कार्बन है, 2 डाइक्लोरो कहाँ पे 2 आ गया? सर डाइफ्लोरोकार्बन। अब डाइक्लोरो पहले आ गया और डाइफ्लोरो बाद में आ गया, बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। तो डाइफ्लोरो, इसके आगे इन्होंने क्या गलती की? डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर मीथेन यस, ये गलती हो। अच्छा ये हाँ। मैं तो ना एक मतलब डाइफ्लोरो डाइफ्लोरो और मीथेन, एल्केन तो लगाया ही नहीं आप। मीथेन अब कोई ताली नहीं मार रहा। अब जरा देखें, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस। इन सब चीजों को समझिए। तो पहले जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, यस सर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं बताइए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, और बताइए न्यूक्लिक एसिड। इन सब से क्या बना? इकोसिस्टम। सेल, जैसा कि मैंने बताया, सेल से क्या बना? टिश्यू टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन ऑर्गेनिज्म। से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म से सोसाइटी, अरे ऑर्गेनिज्म से कम्युनिटी, Population. से पॉपुलेशन से गोकुल धाम से ये देखो, वो अभी उन्होंने बताया। पॉपुलेशन से सोसाइटी। आप इक्विवोकल होते तभी बता देते कि कम्युनिटी है। हाँ कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी क्या है? हम, कुत्ता, बिल्ली और इसके अलावा पेड़ पौधे।
जिनके साथ हम दिन भर, चूहे मच्छर, जिनके साथ आप पूरे दिन इंटरेक्ट करते हो, गाय बैल भैंस, तो वे सब मिलके, पॉपुलेशन एक स्पीसीज की होती है, पॉपुलेशन ह्यूमन रेस की होती है, लेकिन कम्युनिटी क्या होती है बताओ? सब जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो। अब ये कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी से कंट्री, अरे सर कम्युनिटी से सोसाइटी, कम्युनिटी से अब आया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आ गया जिसमें ये दोनों इंटरेक्ट करते सर तो हैं। इन्वायरमेंट कहाँ है? मतलब इको यही है, पढ़ो इसको, कुछ पूरा नहीं पढ़ा था इसको। हाँ पढ़ लिया था। तो वो क्या चीज है कि जहाँ कहीं की किसी रीजन की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, दिस इज ओनली नोन एज इकोसिस्टम। Either it is natural ecosystem or it is artificial ecosystem. Either it is aquatic ecosystem or it is terrestrial ecosystem. Terrestrial. हाँ, ये वही। टेरेन ही तो है। हाँ। So इससे क्या बना? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के ऊपर क्या आ गया? सर इकोसिस्टम, अब ये जो पूछ लिया, इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, हाँ वही तो होगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, हाँ। और इसी इकोसिस्टम को ही एनवायरनमेंट कहेंगे। तो इकोसिस्टम कौन कौन से भी बताइए? सर आर्टिफिशियल, या नेचुरल। तो टेरेस्ट्रियल या फिर aquatic, आर्टिफिशियल या फिर लिविंग या फिर नॉन और लिविंग। नेचुरल ले सकते हैं, नेचुरल। और अगर दूसरे बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए, सर Biotic और सर एक्वाटिक, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और aquatic। टेरेस्ट्रियल, तो फिर इसके 3 कंपोनेंट क्या हुए? सर इसका लिथोस्फीयर, सर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाँ, हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अब आपको सभी कंपोनेंट समझ में आ गए कि कौन कहाँ पड़ता है। जो इकोसिस्टम है वही एनवायरनमेंट है। द आसपास की जो कंडीशन है वही तो एनवायरनमेंट है। आपका कैसा एनवायरनमेंट है? जब मैं आपसे पूछूं दीप सा एनवायरनमेंट कैसा है, तो आपके मेंटल एनवायरनमेंट की भी चर्चा हो रही है, सोशल एनवायरनमेंट की चर्चा हो रही है, और क्या आप हाइजेनिक कंडीशन में हैं, आपके बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की भी चर्चा हो रही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सर पता है एक के ऊपर एक फूल नहीं रखना चाहिए, एक गर्म होगा तो दूसरा भी गर्म होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ बस क्या पूछा? सबके के क्वेश्चन करने हैं। 9th का कोई बच्चा होगा। 7th। वो सिद्धू मूसे, हाँ, सिद्धू मूसेवाला। सर शायद एक्वाटिक की स्पेलिंग गलत है, शायद AQ शायद सर शायद। हाँ हाँ गलत, AQUATIC। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें इंटरेक्ट करते हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय फूड चेन? फूड चेन, सर हु ईट्स It represents who eats who. तो मैंने क्या हिंदी में कहा? ये वेस्टर्न कल्चर सर मैंने भी एक फिर बाद में वही चीज रिपीट करती है, फिर क्रेडिट उसको मिल जाता है। डायरेक्टली नहीं बोलते वेस्टर्न कल्चर में, इनडायरेक्टली बोलते हैं। सर शायद आप यहाँ पर ठीक हो, सर वो आपने नहीं सर, पूछा मैं क्या? टीचर को रिस्पेक्ट देता हूँ। इसलिए। और इंडियन में सर ये गलत लिखा है और वेस्टर्न में इनडायरेक्ट लिखा है। हमने इधर उधर के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है ना, हम जानते हैं वो कैसे बताते हैं ना, समझना मुश्किल हो जाता है बोल क्या रहे हैं, कि मतलब क्या कहना चाहते हैं। बहुत एटिकेट पहले है, बाद में पॉइंट आउट। तो फिर सर कैसे मतलब? अभी तो मैं सर सर एग्जांपल? चलो नाउ अब यहाँ तक बात आई है कि फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या It होती is है। a chain where one हु ईट्स फूड चेन, तो फूड इज ट्रांसफर्ड from from one level trophic to level to other trophic level. energy is transferred. फूड एनर्जी इज, फूड एनर्जी, फूड एनर्जी भी तो होती है, एनर्जी, हाँ वही होती है। is transferred from one trophic level to other trophic level.
सर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम So, the chain of organism made on the basis that who eats whom is called food chain. The chain of सर इसके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना है। हाँ सर व्हाई फूड नहीं बोलो फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये ये बहुत बताते हैं। बार आया सर। हाँ, सर ये मैं सही बात। बताऊं The chain of organism, the chain ऑफ of ऑर्गेनिज्म व्हिच डिस्क्राइब्स हु इट्स organism व्हिच डिस्क्राइब्स on made on the basis who eats whom is called फूड चेन। food chain. ठीक है, it any food chain may have maximum 5 links. चेन में लिंक होते हैं, हाँ तो any food chain, ठीक है, maximum runs up to 5 लेवल्स। links या 5 ट्रॉफिक लेवल्स। सर लिंक कैसे होगा? ठीक है, ट्रॉफिक मतलब वो लिंक ताले नहीं सुने हैं? नहीं सर लिंक तो फूड वेब में होता अब है। यहाँ देखो, जैसे किसी चेन में क्या होंगे, सर प्रोड्यूसर लिंक होते हैं, ये अच्छा ये उसी तरीके से लिंक। अच्छा समझ आई बात? यस सर। तो यहाँ पर 5 ट्रॉफिक लेवल होंगे, तो जो ट्रॉफिक लेवल है सन की एनर्जी सबके लिए अवेलेबल है, उसके लिए वो कुछ नहीं है। लेकिन जो सबसे पहले है, सबसे पहले प्लांट्स हो गए। हाँ फिर बाद में प्लांट्स को मान लीजिए सर, इंसेक्ट grass ने of- खाया, हाँ। इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, सर स्नेक सांप, को रैबिट। पिकॉक ने खाया, नहीं खा पाएगा। सर हॉक ने खाया, पिकॉक कैसे खाएगा? हॉक हॉक। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो 10% लॉ से ही गवर्न होता है। हाँ तो जो सन से सर- एनर्जी किसी को मिलती है वो कितने परसेंट मिलती है? 1%। उसके सर, बाद ये 10 फिर उससे बड़ा 10%। किसी का है ना? 10% लॉ, सर उसका यानी नाम है फ्रॉम लेकिन एट, pronounce नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं है। सर LINDMEN। लिंडा मैन, हाँ जी सही। सो इट इज द फूड एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल। एज जो क्या होता है कि प्रे इज ईटन बाय प्रीडेटर, कभी ऐसा नहीं होगा कि हिरन शेर को खा जाए, तो इसलिए एनर्जी कैन नॉट रिवर्ट बैक, कैन नॉट फ्लो रिवर्स। अगर मान लो कि घास है या कहीं पर भी है, उल्टा कभी भी नहीं होगा कि घास शेर को खा जाए, तो घास भूखी मर जाएगी, शेर बगल में बैठा रहेगा कि तुम हमें खा लो और तुम जी जाओ, तो भी और प्लांट्स में नहीं आएगी एनर्जी, उसे पानी ही चाहिए। तो इस तरीके से उसे सन चाहिए। तो जिसका जो है, तो वाई द फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज जो प्रीडेटर कैन ईट प्रे बट प्रे कैन नॉट ईट प्रीडेटर। मैं बोलूं इसकी सर इसके डेफिनेशन 2-3 पॉइंट लिखा लेना। Energy. 3 मार्क्स का है। एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय autotrophs do not revert back from to one soil trophic level, and the energy which passes through the particles trophic level to other trophic level। इसका क्या मतलब है? is governed by 10% law। So गजेंद्र, इसका मतलब क्या हुआ कि 10% लॉ से आप क्या समझते सर मतलब जो प्लांट्स के पास एनर्जी उसका सिर्फ 10% ही इंसेक्ट के हैं? पास इसका जाता है। मतलब क्या हुआ? इसका सर मतलब 10% ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में इसका मतलब ही पूछ रहा हूँ। मतलब अल्टीमेटली सर, जितना बता energy भाई, हमने जितना खाया तो उसका- पूरा से, फिर क्यों 10% बोल रहे हो? हमने पूरा। सर, मैं- प्रोसेसेस रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और हीट एनवायरनमेंट में भी चली जाती है, इसलिए वो सब खत्म हो जाता है। लो, इन्होंने बता दिया बायोमास 10% बढ़ेगा। पूरी असली चीज बायोमास बताई। क्या हुआ सर? मतलब ये अगर 100 किलो है, टोटल प्लांट इतने टन है, सर 100 किलो जूल। सर, ये उसके जी खुद के जूल लिए की भी बात तो है। मत करो, यानी पूरी दुनिया में कितना वजन है प्लांट का, तो उससे इंसेक्ट को तौल लो, उनका कितना वजन होगा जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले होंगे, तो उनका वजन बायोमास समझ में आ गया ना। तो यहाँ कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। 5 तो अगर तुम 1 किलो सेब लाते हो तो 100 ग्राम तुम्हारा वजन बढ़ गया।
सब सर लेकिन इधर ये तो एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी की बात होती है तो एनर्जी इज कंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ, वो तो आपका डिसिपेट होना ही है, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये पॉपुलेशन बढ़ती क्यों चली जा रही है। 7 अरब और अभी 8 अरब हो गई है, कहीं ना कहीं से तो इनका बायोमास गेन हो रहा होगा। तो कैसे पता लगाया जाता है कि बायोमास कितना है? तो इससे पता लगाया जाता है कि 100 ग्राम का सेब खाओगे तो 90 ग्राम आपके रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, हीट रेडिएशन, डिकम्पोजर्स, इन सब में लीक हो जाएगी, क्योंकि जो भी हम लोग का डेफिकेशन है वो डिकम्पोजर खा जाएंगे। तो इस तरीके से जो रेडिएशन से कुछ तो एनवायरनमेंट में फिर आउटर बॉडी से कूलर बॉडी में चली जाएगी। लेकिन वजन कितना बढ़ा? तो सिर्फ 100 ग्राम पे 10 ग्राम, 10% लॉ उसी बेसिस पे बनाया गया। इट इज़ द बायोमास विच इज इंक्रीजिंग। समझ में आई बात? तो फिर जूल में हम लोग ऐसे ऐसे मोटा मोटा समझ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे या अगली क्लास में जाएंगे तो चीज़ें सर खुलती क्या चल आपने जाएंगी। कुछ बना कूलर मास? कभी भी जो हमारी बॉडी से हीट निकल गई, रेडिएट तो कर ही रहे हैं, ये अंतरिक्ष में जा रही है, स्पेस में, वापस आ पाएगी क्या हमारे पास? नहीं है। ये कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये तो कोल्ड की तरफ जा रही ना, तो कोल्ड से तो नहीं वापस आ पाएगी। तो ये चीज़ हुई। और फिर ये कितना हुआ बताइए? 1000 kg। वो जूल में भी चलेगा, जूल जो हम कह रहे हैं ना, अदरवाइज या फिर 100। 100 फिर अगला वाला 10। इतनी बात समझ में आ गई? अब पिकॉक को खाने वाला कोई हो कि हम पिकॉक ही खाएंगे तो 4 ही पिकॉक में 2 दिन तक ही जिंदा रह पाएगा। जब पिकॉक खत्म तो तुम भी खत्म हो जाओ, खत्म हो गए पिकॉक, जाओ। मान लो कोई शेर को खाने वाला हो तो एक जीवन 2 या 3 शेर होंगे, उसको बोलो खत्म हो गया, जाओ तुम्हारा काम करो। 2-3 दिन तक तो खाएगा। सर शेर को कौन खाता है? शेर को जो खाने वाला होगा वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो पैदा हो जाएगा तो 2 दिन में मर जाएगा। ये क्या? कितना खाएगा? उतने शेर हैं, शेर पे क्या कोई अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएगा? अब तो सर वो भी चलो, तो इस तरीके से फूड चेन आपको समझ में आ गई। इट इज, जैसा आपने बताया, द 10% लॉ इज गिवन बाय लिंडामैन एंड द फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल 10% एनर्जी। वैज्ञानिक का नाम। किसका? किसी वैज्ञानिक का, बड़ा साइंटिस्ट है। बड़े साइंटिस्ट का नाम। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? अब एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल। बेटा रक्षित, इसके आगे का सेंटेंस पूरा कर दो। बिकॉज अभी बताया 2-3 बार, करेक्ट। जैसा कि रक्षित ने बताया कि एनर्जी फ्लो is unidirectional because हाँ। prey cannot eat predators. ऐसे ही है। And As energy सही cannot बात है। be reverted. as prey can not eat Predators. predator. Energy that is captured by सही है। autotrophs cannot be. They cannot eat its predator. Prey cannot eat its predator. But predator can eat prey. हाँ, ये बात सही है। Hence- चलो लिख लो। हाँ ठीक है। Predator can Eat. eat prey. Hence It's prey. तो बोलो ये जो सेप्रोट्रोप्स हैं और डिकम्पोजर है, ये किस ट्रॉपिक लेवल पर आते सर सबसे ऊपर। हैं? अल्टीमेटली किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर नहीं आते। ये ये इंसेक्ट क्वेश्चन का में भी आएगा। कचरा खाते हैं, मतलब हर एक का जो बच रहा है ना, जो मर रहे हैं कार्कसेस है, उनको सर ये सबको हर खा। एक सर ये हर एक ट्रॉफिक लेवल में आता हाँ, है। ये मतलब इनका सर, ये अपना हमारे ये आया किसी भी था। ट्रॉफिक लेवल में नहीं आते हैं। कभी आपसे पूछा जा सर ये सकता क्वेश्चन आया था एग्जाम में प्री है। बोर्ड में। Pre-board में नहीं, हाँ। उससे पहले फर्स्ट में था। बट प्रीडेटर कैन ईट प्रे प्री हेंस बोर्ड ही था। एनर्जी फ्लो, जो 40 मार्क्स का होता है। नहीं बात ना करें, इज यूनी डायरेक्शनल। Why it runs up to at most 5 level? Because there is so तो उस energy, level so पे भी less. energy So खत्म less हो जाती है। Because most of the energy is lost in the form of heat. हाँ, so less energy is left by 10% law that the next trophic level cannot sustain its life on the previous सर, उस trophic वाली level. किताब में इतनी कम एनर्जी बच पाती है कि अगला लेवल अपनी जिंदगी को चला नहीं नहीं सकता। सकता। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कैन नॉट सस्टेन इट्स लाइफ, इज सो लेस एनर्जी इज लेफ्ट। समझ आई बात कि नहीं? फूड एनर्जी कह सकते हैं। तो सर एक और पॉइंट ऐसा भी होता है, एनर्जी फ्रॉम क्या एनिमल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू प्लांट्स। अगेन एनिमल्स का जो रॉ मटेरियल है जिससे वो बनाते हैं
वो कुछ और है, इनऑर्गेनिक से बना रहा है, वही सब लिख देना। सो व्हाट इज फूड वेब? Sir, It is foods and that is It It is the interconnection of different food chains which correlate at various trophic levels operating in an ecosystem. देखो ये बहुत अच्छा बात बोल रही है। वन प्रे इज ईटन बाय मैनी प्रीडेटर्स एंड वन प्रीडेटर्स ईट्स मैनी प्रे। एक कईयों को खाता है और एक कईयों के द्वारा खाया जाता है। मतलब जैसे चूहा है तो वो चूहे को बहुत सारे लोग खाएंगे, Snake खाएगा। स्नेक खा लेगा और कभी कभी Peacock ईगल भी उठा खाएगा। के ले जाएगा, कोई खा लेगा, तो बर्ड्स भी ऐसे खा लेंगे। तो इस तरीके से वन इज ईटन बाय मैनी Cat एंड वन ईट्स मैनी। हम अगर पालक पे ही सोचे पालक उगेगी तभी हम जिंदा रहेंगे, तो फिर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पालक तो फिर नहीं उगेगी गर्मियों में, तो फिर क्या करोगे? तो तुम्हें कई चीजें खानी पालक गर्मियों में नहीं उगती, सर्दियों में आती है। सो इस तरीके से various food chains are interlinked with each other Interconnection of different. and interlinked in such a manner that they make web-like structure. ये जैसे जाल बुना हो। they are interdependent on each other. So various So इसमें 10% लोग तो नहीं ना? होता ही है। Various food chains are interlinked with each other in such a complex manner. हम लोग सोचेंगे कि अगर मैं ये इंसेक्ट हटा दूं या मान लीजिए ये बीटल हटा दूं तो सिर्फ यहाँ फर्क आएगा। हम समझ भी नहीं सकते उस बीटल ने उस इकोसिस्टम में क्या वो रखा हुआ है अपना स्थान। जैसे आप देखें स्पैरो को हटा दिया था चीनियों ने और वहाँ 30 लाख आदमी मारे गए सिर्फ गौरैया के हटा देने से। क्यों? और उसने कहा 1 किलो गौरैया दोगे तो $1 देंगे। सर क्योंकि वो कुछ फील्ड में कुछ करते फील्ड में जो गौरैया का अनाज खा रही थी वो- तो वहाँ के प्रेसिडेंट माओ ने देखा रहे ये गौरैया हमारा अनाज खा रही है लोगों का। तो उन्होंने- उसने कहा सब लोग गौरैया मारो, सेना ना छोड़ो, अनाज चलो से ज्यादा 1 किलो मारोगे तो तुमको $1 मिलेगा। सब लोगों ने मारना शुरू कर दिया, गौरैया खत्म कर दी। और फिर जब वहाँ पर स्पैरो खत्म हो गई तो फिर अब वहाँ इतने इंसेक्ट हो गए, उन इंसेक्ट को गौरैया ज्यादा खा रही थी, बल्कि अनाज कभी कभी खाती थी। और फिर इंसेक्ट ने सारी फसल खा डाली, वहाँ फेमाइन हो गया। और फेमाइन होने से जब वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो उसने बोले ओके तुम लोग को जहाँ चूहे मिले, अजगर मिले, सांप, तुम लोग खाओ, जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है। आज तक चीनी खा लें उसी वजह से खा लें। चीनी को चूहा देख के ला टपकती है। बस सही बता, चूहा खा ले तो बच्चा खा सर, ले, मैंने वो देखा- उसी माओ की देन। सब वो ऐसे फोक में डालते हैं सॉस तो में। आप नहीं समझ सकते कि किसकी वजह से। हाँ। और कई ऐसे वहाँ पर मतलब सब्जी मंडी है जहाँ जिंदा जानवर मिलते हैं। मछली जैसे। हाँ। सर ये तो हमारे सर ने सर बताया। मछली हाँ में इंसेक्ट्स भी ऐसे जिंदा फ्राई In होते हैं। such a complex manner that it forms a web-like structure that it forms a web-like it forms a web-like structure. ठीक है? It is based on the principle then one eats many and one is eaten by many. one eats many and one is eaten by many. It is based on principle that one eats many And one is eaten by many. and one is eaten by Many. many. एक कई को खाता है और कईयों के द्वारा खाया जाता है। ठीक सर है? एक क्वेश्चन पूछो। तो अब इसी में बना लेना फूड वेब अगर बनाने को आएगा सर अगर बिहार से चावल खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो फिर वो लोग रोटी खाएंगे। सो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? वेरियस लेवल्स, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म In which energy is supplied? at which energy transfer takes place is called trophic level. मैं बोलूँ सर अधिक transfer of food or energy takes place through various steps or levels in the food chain. ठीक है, so various levels of food chain
या फूड वेब। फूड वेब में भी होता है ट्रॉफिक लेवल। सर फूड वेब में फूड चेन का कंसिस्ट वेब एट विच, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर takes place is called ट्रॉफिक लेवल। समझ लो कि जो सन से एनर्जी आती है 0.02% ही हम रिसीव करते हैं। हाँ। और उसका भी 1% प्लांट रिसीव करते हैं। और सन हर सेकंड 6000 किलो कम हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कम हो रहा है। इतना हर second इतना ज्यादा कम हो रहा है। हाँ, इतना हल्का होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी गैसें उसकी छोड़कर भाग जाएंगी, क्योंकि ग्रेविटी इतनी कम हो गई। फिर आप पूछोगे ये जैसे कोई तारा टूटता नहीं है या बढ़ जाता है, जायंट स्टार रेड हो जाता, तो मम्मी कहती बेटा ये सुपरनोवा है। मम्मी पूछते मम्मी ये क्या है, तो बताती बेटा ये सुपरनोवा है, ये टूटता हुआ तारा है। वो बताती मतलब उसमें क्या होता है कि जब उसकी गैसें जितनी बढ़ जाएंगी वो अपने पूरे 8 प्लैनेट्स को ही निगल लेंगी। उसको कहते हैं जायंट रेड स्टार, और अपने पीछे वैक्यूम छोड़ जाएंगी। उस वैक्यूम को भरने के लिए वो फिर वापस लौटेंगी और कई बार इतना कोलैप्स हो जाएंगी कि ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल क्या होता है? फिर उस ब्लैक होल में बड़ी बड़ी गैलेक्सी समा जाएंगी। हाँ। जैसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं एक पॉइंट से इतने यूनिवर्स बने हैं और फिर अंत में यही यूनिवर्स एक पॉइंट में ही समा जाएंगे। सर ब्लैक होल, सर ब्लैक होल ये तो उसे भी बोलते हैं सर्जन और विले का यही नियम। सर जहाँ पे बहुत सारा पैसा होता है तो उसे ये बिल्कुल सही Black कह hole? रही हैं कि जहाँ इस ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें कई गैलेक्सी समा जाएं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। नहीं कि उसमें मतलब बहुत पैसा भी समा सकता है, गैलेक्सी में वाले पैसा ना समा जाए तो ब्लैक मनी बोलते हैं काला धन। हाँ तो 6 करोड़ समाज है। अब ये देखिए नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रॉफिक लेवल होता है इट इज लाइक ए पिरामिड। ये किस शेप का होगा? पिरामिड। पिरामिडल होता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बायोमास अब यहाँ आया है। सर लेकिन ये फूड वेब में अलग नहीं है, सर, 10% आएगा तो यहाँ सर प्लांट्स हैं सर इतने नहीं होते, सिर्फ 4 ही होते हैं। 4 और 5 तक हमने बना दिए। मान लो अब मैं सभी बता दूं, फिर हाँ, सर, कभी बता कभी दो। कहीं कहीं जैसे पिकॉक में 5 लेवल तक आ गया। हाँ। 1 2 3 4 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ। तो ये प्लांट्स हो गए। फिर इसके बाद जो प्लांट Herbivore। बनेंगे तो वो हर्बिवोर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी जो कंज्यूमर उसके प्राइमरी बाद कंज्यूमर secondary है consumer। वो क्या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है कि सेकंड? सर फर्स्ट बताओ आप बताओ। सेकंड फर्स्ट है। आप बताइए। सर सेकंड फर्स्ट है कह रहा हूँ ना। सनलाइट फर्स्ट। तो ये सही बता रही है कि प्लांट फर्स्ट है। तो सर हर्बिवोर तो ये सेकंड देख लो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। हाँ उसके ऊपर सनलाइट सर कुछ नहीं होता, वो किसी भी level में। वो किसी लेवल पे नहीं आती। जो तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है और यही हर्बीवोर है। और ये ट्रॉफिक लेवल कौन सा? सेकंड। सेकंड ट्रॉफिक लेवल हुआ। फिर इसके ऊपर कार्निवोर्स कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद और टॉप फिर कार्निवोर। इस टॉप सर टॉप कार्निवोर दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर। उसके सर ऊपर ओमनीवोर। फिर उसके बाद ऑमनीवोर आ जाए या कुछ भी आ जाए, ठीक है। हाँ, उसमें तो सेकंड है। omnivore फिर में ये भी क्या हुआ? primary, omnivore, थर्ड है। फिर इसके बाद कोई कोई लेवल 5th तक भी पहुंच जाता है, उसको भी कोई खा ले। अब क्या देखें इसमें तो अवर इन्वायरमेंट में इतना ही है। इतने में काम क्वेश्चन है। इतने बनेंगे। और बता दें क्वेश्चन बता दें। थोड़ा सा बता। चलो नाउ सर एक बार ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आप और बता दे रहे हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द फिनोमेना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन भी जानना चाहोगे? यूट्रोफिकेशन नहीं है।
हाँ, नहीं जानना जानना तो चाहेंगे। सर नहीं जानना चाहिए। ना अब यहाँ तक देखिए, सर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बस इतना समझा दो। ठीक है, प्लांट्स, डियर डियर और लाइन। So question दिया गया है, show that if any one of it सर ये आता है। is removed, then all three elements will be ultimately वो extinct, कुछ भी नहीं बचे। ये आता है आपको? सर क्योंकि अगर प्लांट्स सर अगर Deer प्लांट चल plant- जाएंगे तो सारे डियर मर जाएंगे और अपने आप लॉयन मर जाएंगे। अगर डियर मर जाएंगे तो प्लांट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और लॉयन सारे मर जाएंगे। और अगर लॉयन नहीं। मर जाएंगे, डियर बढ़ जाएंगे, प्लांट्स कम हो जाएंगे। मान लो अगर डियर मर गया तो प्लांट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? सर प्लांट सर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और लॉयन मर जाएंगे। सर, नहीं, plants- बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो और क्या होगा? तो सर उस लेवल के जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो यानी वो उसी पर गिर जाएंगे, न्यू ग्रोइंग प्लांट पर, हाँ। एंड दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। सर्कुलेशन भाई हिरन है ही नहीं तो नए घास नहीं उग पाएंगी, यस सर। क्योंकि वो उसी पे गिर जाएंगे। और अगर डियर चले गए तो लाइन मर गया तो डियर इतने ज्यादा होंगे और प्लांट्स कम कि होंगे। सारे प्लांट्स खत्म कि हो वो जाएंगे। कोपलों को खा जाएंगे। जो अभी अभी नई घास उगी ना, सैपलिंग्स, उसे भी खा और वो फिर राजस्थान बन जाएगा बंजर। यहाँ लोग बहुत प्यार करते थे काले हिरन से, वही। आज रेगिस्तान। काला है। बोले मारना नहीं है, और उन्होंने उनकी छोटी छोटी घास भी खा ली। सर सैलमन तो वो सर काला हिरन को क्या था? हाँ? सर सर काला शाहरुख खान क्या सलमान खान सर सलमान खान ने मारा था, अभी परिणाम हो If गया। any of the element गया था। is जाता रहता है सकते removed, the complete ecosystem will get damaged. The complete ecosystem Will get damaged. will get damaged. इतनी बात ठीक है? So और अभी आपने कौन सा पूछा? बायोलॉजिकल Biomagnification. मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल सर मैग्निफिकेशन। इंक्रीज ऑफ सर, मैं टॉक्सिक सर टॉक्सिक एंड एट एनी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। So it is the phenomena that refers to progressive जो increase दो तरीके के होते हैं, एक in the बायोडिग्रेडेबल तो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस। सो इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस व्हेन वी मूव हायर ऑन ट्रॉफिक लेवल। तो क्या होगा? हाँ, व्हेन वी मूव हायर ऑन ट्रॉफिक level, then concentration क्या है? of non-biodegradable toxic substance increases. This is called, आपको मालूम है DDT कितने सालों में हमारी बॉडी में डिकम्पोज होता है? सर 100 60 years में। So concentration सर of DDT क्या non होता है? सर 100 माइनस 40 degradable डाइक्लोराइड, डाइफ्लोराइड, Toxic. ट्राइक्लोराइड। देख लो वो बता रही है सर डाइक्रोमेट सब्सटेंस, लिख लो वो बता रहा है। सर डाइक्लोराइड, डाइफ्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। डाइक्लोरो ठीक है? So toxic substance increases. It is called biological magnification. सर ये शायद 10 में ये ठीक बता रहे हैं। हाँ, बीच में पता होगा। जैव प्रवर्धन। इसमें भी होगा। इतनी बात समझ आ गई? DDT फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ DDT। अब भाई हम एक दिन में 4 मछली खा जाते हैं, मछली जो पानी पी रही है, पानी में तो उतना DDT नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये और ये यहाँ वाटर है, तो यहाँ से जो पानी रन ऑफ हुआ, आपने तो इस पे स्प्रे कर दिया कि स्प्रे कर दिया कि भाई हमारे पौधों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जो DDT आपने इसमें डाला तो वो रन ऑफ हो गया ना। अल्टीमेटली इट गोज टू नियर बाई वाटर बॉडीज एंड देयर द फिशेस और मछलीज लिविंग इन इट they will consume this DDT, and when omnivore we eat those fishes, then the percentage of further increase, क्योंकि मछली तो पच गई लेकिन DDT हमारे अंदर छोड़ गई। यस
तो इस तरीके से आगे बढ़ने पर इस तरीके से होगा जैसे ये। तो इसमें क्या है, ये चीज क्या कहलाती है बताओ? C6H5। फिनाइल। सही, तुम तो सब चीज जानती हो। फिनाइल। C6H5। तो अब इसी में ये C लग गया। फिनाइल। तो अब मुझे लगता है तुम इसका नाम भी बता दोगे। तो ये Cl और ये Cl और फिर देखो अब ये ठीक है, आप ही बता दो। डाइक्लोरो बोलो बोलो, आप बताएंगे पीयूष? जय बोलो। हाँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो इथेन। सही। सो डाइक्लोरो ट्राई, सर ये आपने पहले लिखवाया था? डाई ये तो कई बार लिखा चुके हैं। नो सर, एक बार लिखवाया था। डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो। तुम गांव चले जाते हैं बीच बीच में। नो सर, ये चैप्टर कराया था तब मैं आया था। इथेन, ठीक है। ये हेरेडिटी देखो डी डी और टी, DDT हो गया। अब आगे देखें। सो सर वो क्या लिखा है? फ्यूनो फिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई ट्राइक्लोरो। इथेन। मुझे लगता है अब आगे बढ़ जाना चाहिए। यस सर। और समझ क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सर वो तो इजी है, एनारोबिक और एरोबिक हो जाएगा? हो जाएगा। किसको आएगा? सर किसको आएगा? कोई है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए? बहुत बड़ी बात है, यही सब उभरते हुए सितारे हैं। सो लेट अस सी सर एक चीज पूरा तारा टूटता क्यों है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को क्या कहते हैं? नाम बताओ तब। Glycolysis. Glycolysis, which converted into pyruvate in cytoplasm. सर रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दो तरीके से होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है। सर मैं पूरा चार्ट बनाओ बनाओ। सर कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं सर कुछ? सर लेके आया। ये बनाना था कि ये तुम्हें ही बनाना। हलवा ये ये हो गया। गलत है। क्या मिटा दिया? क्या गलत है? कल मॉर्निंग की क्लास रखेंगे? हाँ। सर शाम की भी रखो। हम पूरे दिन आ जाएंगे सर। हाँ सर, कल एकदम लगातार वन शॉट। हाँ सर, वन शॉट सब चैप्टर का आप एक बार वन शॉट दे देना सर। 13 घंटे लगातार क्लास लेना, 13 चैप्टर। कैप्सूल क्लास होगी। सर कैप्सूल लेंगे। इंजेक्शंस ऑफ पाइरुवेट। सर मैं बोलूं? नहीं करने दो, देखते हैं ये अगर कर लेंगे इनको इनाम दे देंगे। क्यों? देखते हैं, इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है, हलवा है, बस खाना आना चाहिए। कर लेने दो। सर मिटा दो। हाँ मिटा दे रहे, चलो। सर मैं भी बनाऊं? करने दो भी इनको, पहले करने दो, देखते हैं क्या करते हैं। सर अब बुला लो। हाँ मुझे लग रहा था कि कर नहीं सर पाएंगे। बुला लो एक बार। अरे फिर भी चलो कोई बात नहीं, लाओ दे दो पेन। हाँ हो गया, हो ऐसे गया। होगा ना? हाँ अब सर यार ऐसे क्यों कर रहे हो? सर अगला तो मैं ही आऊंगा। अगला मैं आऊंगा। नो सर, थोड़ी गलती है, क्या है, छोड़ देंगे। क्या? कुछ नहीं देंगे कुछ नहीं, लेकिन अब नहीं सर, बनाऊंगा तो अगला मैं। हाँ जब आएगा तो
नो सर अभी। चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बैटर। अब हाँ, ठीक है बहुत सर सर लैक्टिक अब मैं एसिड तो सर एक बात सर प्लीज ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत सर नहीं, क्या ये तो सर गलती अब की है। ये मिटा देते हो फिर। अच्छा इन माइटोकॉन्ड्रिया है 2 ATP है, ये पाइरूवेट हो गया। हाँ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। सही है। सर 2 कार्बन इथेनॉल होता है, ये 3 कार्बन होता है, वो ये 6 2 कार्बन कार्बन होता है। होता है। ये C सर डबल 3 O। कार्बन होता है। वही ये 3 कार्बन। हाँ ठीक है, तो ये देखो ना CH3 है, ये चीज है, ये पाइरूवेट हो गया। और अगर इसी में OH लग जाए और एक H लग जाए तो क्या हो जाता है? लैक्टिक सर, एसिड प्रोपेनॉल। सर दे दो ना। सर एक बार अभी नहीं देगी, गलती कर दी है, इसमें गलती नहीं कर सकती, उसने गलत काम किया है। ये लैक्टिक एसिड है। सर दे अब देखो गलती, बेसिक चीजें तुम गलती कर रही हो। सर वो अब देखिए, अभी बुला लेंगे फिर। चलो, सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में 2 तरीके से हैं। आइदर इट इज फॉर्म इन मसल सेल, तो मसल सेल्स में जब हम रनिंग करते हैं देन अल्टरनेट पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लस इन मसल सेल। जैसे हम चल फिर रहे हैं तो मसल्स में क्या होगा? तो क्रैम्प्स क्रैम्प्स, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड एक कर्ड ही तो है, तो हमारे मसल्स के बीच में खट्टा सब्सटेंस बन जाए तो क्रैम्प्स है, वहाँ पर हमें लगेगा कि हाथ भर आए हैं। तो ऐसे केस में हम गर्म पानी से नहाएंगे, देन दोस क्रैम्प्स विल बी अल्टीमेटली क्योर्ड, वो खत्म हो जाएंगे। और अल्टीमेटली जो लैक्टिक एसिड है वो वहाँ से खत्म हो जाएगा। सो ये चीज़ की जाएगी। और ये ईस्ट में इथेनॉल बनता है, तो क्या ये फर्मेंटेशन के लिए एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मेथड है। तो किसी भी चीज़ के लिए ग्लूकोज है, चीनी की शुगर है, तो अंगूर की शराब बना देगा ईस्ट। ईस्ट पूछेगा किसकी शराब बनानी है, मुझे खरीद के तुम डाल दो। तो हमारे पास ईस्ट रखा है 20 रुपए का, तो वो बस उसको डाल दो। अगर तुम गन्ने की शराब बनाना चाहते हो, जौ की शराब बनाना चाहते हो, अंगूर की, फ्रूट की, एप्पल बियर तक की आ रही बजा, एक बार बताएं। ठीक है। अब 5% तो अल्कोहल ऐसे भी जो हम एप्पल के वो ड्रिंक्स पीते हैं उसमें 5% तो वो बियर बनी जाती है। तो इतनी बात है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दैट इज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस। तो मोलेसेस के फर्मेंटेशन के द्वारा शराब बना दी। मोलेसेस जानते हो, गन्ना, तो गन्ने से अल्कोहल बना दिया। शुगर के इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो ठीक है, तो सर बहुत सारे लोग ये करके मालूम हो जाते हैं। अच्छा अब जरा देखें व्हाट इज, अगली चीज क्या है, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल बेटा। सर मैं बोलूं, उसमें फ्लोरीन डाल देते हैं सर उसमें मिथेनॉल होता है, ताकि सर मिथेनॉल होता है। ताकि उसे ठीक है। कंज्यूम ना करता है। हाँ इफ डेलिबरेटली सम ऐसी चीज होगी, पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस और कलरिंग एजेंट इज एडेड Sir, so that it is not consumed by public, ठीक है, because alcohol is a prime reagent in many of the organic compounds, as a prime reagent की तरह यूज होता है। तो but however there is always a chance that it may be consumed by its workers, so deliberately उनको एजेंट करेंगे तो वो पीते समय ही नाक पे पंजेंट स्मेल है। हाँ तो और नीले कलर का होगा स्प्रिट तो भी लोग नहीं Sprite पिएंगे। कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है, पिरिडीन मिला, पिरिडीन की तो ऐसी बदबू है, तो पिरिडीन देख लो। बिल्कुल ठीक बता रही हैं कि पिरिडीन का ये फार्मूला है, देख सर ये लीजिए हर खुशी। चीज में बेंजीन का फार्मूला है। हाँ, ये फाउल स्मेलिंग है। तो फाउल स्मेलिंग अगर पूछा जाए कि इसका क्या यूज है, ये अल्कोहल में मिक्स हो रहा है या फिर CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये सब मिलाए जाते हैं। दीज आर यूज एज अडल्ट्रेटिंग एजेंट। इन्हीं से सबसे मिलावट की जाती है, अडल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, मिलावट। तो इट इज नॉट कंज्यूम्ड बाई इट एंड ओनली बिकॉज अल्कोहल हैवी टैक्स इज लेविड। वो जो बोतल है वो 2 रुपए की ही है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर 100 रुपए टैक्स लगा के 102 का बेच रहा है। और अगर मान लो वो 2 रुपए की बना के वो फैक्ट्री वाला कहे हमसे ले जाओ 10 रुपए में, तो फिर गवर्नमेंट को क्या मुनाफा होगा, क्योंकि उससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। दारू के ठेके बेचे जाते हैं जगह जगह, यहाँ पर आप देख यहाँ पे भी रहे वो हैं, चाय तो उससे वाला काफी मोटी रकम मिलती है। तो इसलिए कोई भी अगर राज्य सरकार कहती है कि हम दारू बंद करा देंगे, बैन करा देंगे, तो उससे उसका रेवेन्यू लॉस है।
और फिर भी अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि अल्टरनेट पाथवे से ये मार्केट में पहुंच रही है तो कोई उसके ठेके में आएगा ही नहीं, तो उससे उसको टैक्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको ये देखता है वहाँ पर एक आबकारी अधिकारी। आब का मतलब क्या होता है? शराब। तो उसके वो आब का जो आबकारी अधिकारी उसी ने तो सिसोदिया को फंसाया है। तो ठीक है कि नहीं? सर लेकिन बोलते कि अल्कोहल अच्छा होता है हाँ, बॉडी तो ये जैसा मतलब ऐसा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल इनहेरिटेड, देखो इनहेरिटेड ट्रेट और दूसरा कौन सा है? हेरिटेड एक्वायर्ड अक्वायर्ड। ट्रेट्स। ये भी किसी ने पूछा है, अब इसमें पता नहीं किसने पूछा। रक्षित ने। सो इनहेरिटेड traits, the traits which is adopt which is which we Inherited from acquire, parents. हाँ वही पेरेंट्स से आता और अक्वायर्ड जन्म में आते The traits which are ड्यूरिंग acquired लाइफ from our parents हाँ जैसे मदर वॉर्म से and its जो भी कोड है are present in gene, वो जीन में प्रेजेंट है ना, and its codes are present in जीन में प्रेजेंट होता है। तो उसे इन्हें जैसे काजोल ने एक पिक्चर में कत्थई आंखों वाली को नहीं, शाहरुख खान कहता है इस कत्थई आंखों वाली लड़की कौन सी काजोल। कौन सी चेन्नई एक्सप्रेस। तो कत्थई का मतलब है डार्क रेड, तो वो जीन से ही तो आया होगा। तो रेड कलर की आंखें। सर मूवी कौन सी थी? हाँ? अरे वो और उसमें दिल काला वाले- रंग मिला दो डार्क रेड में, तो दिल वाले कत्थई। दुल्हनिया ले जाए हाँ दिल वाले पिक्चर थी। सर दिल वाले में- तो दिल कोड वाले में अब दिल ये वाले में तो सर वरुण यहाँ तक बात हो गई। वो- प्रेजेंट इन जीन, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कलर ऑफ आइरिस। कलर ऑफ क्या आइरिस। तो ये मुझे बता दीजिए पीयूष कि प्यूपिल का क्या कलर होता है? क्या मतलब ब्लू होगा कि ग्रे होगा कि कुछ भी हो So सकता है? pupils तो हमेशा black अब तुम पहले ही बता देती। अरे भाई प्यूपिल तो एक ओपनिंग है, उसका कोई कलर भी होता है? भाई खाली चीज का कोई कलर होगा क्या? आइरिस खाली कलर ऑफ प्यूपिल इज नथिंग ये हो गया इनहेरिटेड ट्रेट। अब क्या होगा? acquired एक्वायर्ड ट्रेट। the trait which is acquired from नहीं acquired during lifetime द ट्रेट, जैसे मान लीजिए पहलवान, तो पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं हो सकता। सो द ट्रेट, अपने स्कूल में वो आमिर खान के लिए हुआ है। द ट्रेट विच इज एक्वायर्ड, आमिर खान की लिस्ट है वो सर। उनकी सभी बच्चियां महावीर प्रसाद हैं। देखो आज रेसलिंग कर रही हैं। किसकी? आमिर खान की। अरे सर वो महावीर फोगाट है ना। महावीर होगा। गीता सर क्या करें? वो तो उसकी बेटी थोड़ी ना, वो मूवी बना दी है। वो तो बस मूवी है मूवी के लिए रही होगी ना। सो द ट्रेट विच इज रियल है ना। क्या रियल में उसकी अमीर सिंह की बेटी है? आमिर सिंह। आमिर खान है आमिर इस वो द ट्रेट इज कॉल्ड अरे कंफ्यूजन हो जाता है। अरे वो लाल सिंह चला है कि अब ये देखो फॉर एग्जांपल स्कैर मार्क ऑन फेस सब मेरे बॉडी, कोई एक चिन्ह बन गया, कट लग गया, तो वो तो हम लोगों को जैसे एक्सीडेंटली कट गया तो वो हमने अपनी जिंदगी में हासिल किया, वो थोड़ी ना हमने हाँ सर मेरी स्कैर मार्क लगाया ऑन बॉडी। चल अब ये देखिए फीचर्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स किसने पूछा है? ये किसने पूछा? फीचर्स ऑफ फाइटो हार्मोन। बोले एक टेबल बनाई थी ना आपने। हाँ हाँ सेल डिफरेंशिएशन ओके सर ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकिनिन एफसीसी कैसे? यही ये पूछा। और एक और था सर ये मेरे को सारे याद है, आपको पता है? ठीक है। So phytohormones, so coordination, control and coordination in plants is accomplished by phytohormones. So control, बात ना करें, coordination in plants is
एक्वायर्ड या अकम्प्लिश्ड, ठीक है, गाइडेड भी लिख सकते हो, गाइडेड बाई। पांचवा कौन सा है? सर 4 ही है। 4 में से 5वां है पाँच है। थायराइड, नहीं नहीं हाँ बोलना एक बार। इथाइलिन, हाँ सही कह रही हैं। सर हमारे ग्रुप में तो 4 ही है। That is phyto, फाइटो हार्मोन्स। और फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन में क्या अंतर है जय? इसमें फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लांट्स और जू मतलब एनिमल, मतलब बताओ। वही क्या सर वो हार्मोन्स जो एनिमल्स के अंदर होते हैं और फाइटो मतलब नोट कर ले सब लोग जो फाइटो, हार्मोन सर जो मतलब वो सनलाइट के कुछ होते हैं। क्योंकि अभी अभी फूड चेन पड़ी है उसमें है हाँ सनलाइट को देख के अपना फाइटोप्लैंक्टन एक्शन दिखाते हैं। और जूप्लैंक्टन, यानी जो फिश है और मेढक का जो लार्वा है वो एनिमल का ही है ना बच्चा, वो इसमें आएगा। और ये भी स्मॉल फिश खाती हैं। और फाइटोप्लैंक्टन के एल्गे हैं और इनको भी कौन खाता है? स्मॉल फिश। तो ये समझ लें। और कई बार फाइटोप्लैंक्टन खुद जूप्लैंक्टन के द्वारा खाया जाता है, क्योंकि जो अमीबा है ना वो जूप्लैंक्टन, क्योंकि वो एनिमेलिया में या ऐसे में आ रहा है जो भी है। तो इस तरीके से फाइटो, आप ये समझ लें जिनके ऊपर सेलुलोज के सेल वाले वही फाइटोप्लैंक्टन हैं, और जिनके ऊपर सेल वाल नहीं है सबसे वो ज्यादा एनिमेलिया हो सेल्यूलोज जाएंगे। कॉटन में बात समझ में आ गई? तो पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये सब जूप्लैंक्टन में आ जाएंगे। और ये जितने शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल हैं, सर जिनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनमें सेल वॉल होगी वो फाइटोप्लैंक्टन है, और मतलब सेलुलोज की सेल वॉल। और जिसमें नहीं होगी वो छोटे छोटे जो पानी में तैर रहे हैं, क्या वही आहार है मछलियों का? तो फूड चेन में जो पानी की फूड चेन आपसे पूछी जाएगी तो नंबर 1 पे इसी को लिखना, फिर वहाँ प्लांट ना लिख देना। हाँ, ये देखा है सर। सर क्या बुक में लिखाइए, बहुत क्वेश्चन है। वाटर के फूड चेन में पहले नंबर पे ये हाँ, आएगा, ये आता है। इसको फिर ये खा जाएगा, फिर उसको ये खाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं फाइटो हार्मोन्स 4 तरीके के हैं 5 तरीके कि ग्रोथ है और हाँ इनहिबिटर। सर लिखा है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, शार्क। यही है। अब व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ? सर इस हवा इसे इसको फर्स्ट पे कर दीजिए, फर्स्ट पे नहीं लास्ट पे। फर्स्ट है बायोलॉजी पीछे पड़ गया। अच्छा लिखा। तो ऑफ कर दे। सर खुशी को सर सैंपल पेपर नहीं मिला। नहीं क्या? ठीक है, उधर रखा दे देंगे। So सर इसे भी नहीं मिला। ठीक है, 4 चीजें हैं देखो, मतलब ऑक्सीन है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन ऑक्सीन है और जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर। जिब्रेलिन सर सेल डिवीजन। सर ये स्टेम को ग्रोथ करता है और साइटोकिनिन सर सेल डिवीजन। ये सही बता रहे हो। और तीसरी चीज है सर साइटोकिनिन। सर साइटोकिनिन सेल डिवीजन और एब्सिसिक एसिड सर विटलिंग ऑफ लीफ। सर विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड शेडिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ लीव्स। हाँ सर ग्रोथ इनहिबिटर है ये एब्सिसिक एसिड। ये बहुत अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। बोले सर आपने हमें बताया है साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस बताया है, तो चूंकि यहाँ साइटोकिनिन आ रहा है और किनिन का मतलब डिवाइडर, इन्होंने एटिमोलॉजी बताई। तो सेल डिवीजन नहीं तो तो सर हाँ। सेल डिवीजन सही तो। मतलब आप देखिए एटिमोलॉजी के साथ बताया कि किनिन का मतलब क्या है, जैसे साइटोकिनेसिस सेल का टूटना और कैरियोकिनेसिस न्यूक्लियस का टूटना, और ये किनिन ही है। तो बोलो ये किस काम में आएगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन।
और सर एफसीसी अब जरा इनके नाम याद कर लें, बहुत सारी चीजें हैं। सर ऑक्सिन सर देखो सेल एनलार्जमेंट और ग्रोथ। सेल में क्या क्या चीज होती है? एक होता है सेल बढ़ जाए, एनलार्जमेंट, डिफरेंशिएशन। सेल एनलार्जमेंट। अगर सेल एनलार्ज हो गया तो फिर क्या होगा? फिर अब उसे कुछ काम करना पड़ेगा। 2-4 साल बाद तुम्हें भी कहा जाएगा भाई अब जॉब ढूंढ लो। सेल एब्सिसिक एसिड बिल्डिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फिर उन्हें अलग अलग काम करना पड़ेगा। कुछ जाइलम बन जाएंगे आप में से, कुछ फ्लोएम बन जाएंगे। डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद क्या होगा? सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, और तीसरी चीज क्या होती है? सेल डिवीजन। ये सारी चीजें होती है। तो सेल इनलार्जमेंट कौन करता है बताइए? क्या ऑक्सिन करता है? हाँ और बोलो इसके अलावा सर जिब्रेलिन करता है, स्टेम ग्रोथ, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। ये भी कर, यानी एनलार्जमेंट में ये इसकी सेक्रेटरी है। और बोलो सेल डिफरेंशिएशन कौन करता है? एजी साइटोकाइन। एजी। नहीं हाँ एजी। अच्छा अभी इन्होंने कहा डिवीजन कौन करेगा? साइटोकाइन। साइटोकिनिन कर देगा। सर सेल ब्रेकिंग और डॉर्मेंसी भी होगा। इसके अलावा जैसे यहाँ इनलार्जमेंट सेल का हो रहा है, क्या फ्रूट भी पैरेन्काइमा से नहीं बना हुआ है? तो फ्रूट की ग्रोथ भी कौन करेगा? सर एफसीसी कैसे? बिल्कुल सही, फ्रूट ग्रोथ ऑक्सिन, ऑक्सिन, क्योंकि उसके अंदर पैरेन्काइमा सेल बढ़ रहे हैं। तो जो सेल में बढ़ाता है वही फ्रूट में बढ़ाता है, ऑक्सिन। और इसके अलावा यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी और एक है मेंटेनिंग ऑफ डॉर्मेंसी। और एक है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी होगा एफसीसी कैसे? और एक है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, एक है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी जिब्रेलिन करता है। ब्रेकिंग ऑफ, सर डोरमेंसी होगा एफसीसी कैसे? और इसके अलावा मेंटेनिंग ऑफ डॉर्मेंसी सर ये होगा साइटोकिनिन। ऑफ, नो सर बात ना करें, डॉर्मेंसी दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और दूसरी चीज क्या है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा एक इसमें जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ एक शैतान भी होता है। हाँ। तो एक एब्सिसिक एसिड यहाँ पर है जो बहुत सारी चीजें करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, ये बहुत सारे काम करेगा। इट ऑल्सो प्रमोट्स, देखो, विल्टिंग ऑफ लीव्स। इन सब में कौन आगे है? एफसीसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन है? एफसीसिक एसिड। यस, इट प्रमोट्स और डॉर्मेंसी। इसमें भी एब्सिसिक एसिड है, हाँ। इसमें भी एब्सिसिक एसिड है। कहेगा सोए रहो, जगने की जरूरत नहीं है, नशाखोरी कर रहा है। विल्टिंग ऑफ सर लीव्स। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी अब ब्रेक, साइटोकिनिन। ये वही तो। मेंटेनिंग ऑफ डॉर्मेंसी यानी ये हाँ। चीज है एब्सिसिक एसिड। सोए और रहो। अब जरा देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइटोकिनिन करेगा। साइटोकिनिन क्या करेगा? सेल डिवीजन कर रहा है, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ये साइटोकिनिन कर देगा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी क्या करेगा? दैट इज साइटोकिनिन। बोलो बात सही है? और यहाँ तक तो एजी हो गया, एसी हो गया। ठीक है सर, आगे समझिए। सर इतना ही रखिए। हाँ सर, ठीक है, सुबह भी आए। सर कल भी सुबह और शाम में रखिए। ठीक है। सर पूरा 1 शॉट सब पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस ले आओ, लाइट और हाँ सर मैं इलेक्ट्रिसिटी लेके आऊँगा आपको सर। करा देंगे। इन्हीं दोनों चैप्टर कर लो, न्यूमेरिकल। वीडियो बना